हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज के साथ आप जरूर से जुड़िए ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी परफॉर्मेंस आजकल कैसी चल रही है। देखिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं होती कि हम हर सब्जेक्ट में कितना पढ़ चुके हैं। आप जब टेस्ट दोगे, अच्छे क्वेश्चन हल करोगे और अगर वो टेस्ट सीरीज में आप पूरे मार्क्स लेके आते हो, तब जान लो कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। और आगे आपको चलिए बताता हूँ। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है study91.org। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ये पता चल पाए कि कितने वीडियोज एक दिन में अपलोड किए जाते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये येलो कलर का जो लिखा हुआ है, ये एक लिंक है। यहाँ पर जैसे आप प्रेस करोगे आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित सभी वीडियोज एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर विजिट करिए। और आज आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं, यानी टॉप 25 में टेस्ट छठे को कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो अगर आप इसको करते हो तो याद रखिए आपके एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या होता है। जल को माना जाता है, सूर्य का प्रकाश होता है, भोजन को माना जाता है या फिर गैस होता है। तो याद रखें दोस्तों, मनुष्य को किसी तरह का शारीरिक या मानसिक कार्य करने के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उसको जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, पोषक तत्व हो गए, एमिनो एसिड हो गए, इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और ये सारे चीज़ों की पूर्ति वह करता है कैसे? भोजन के माध्यम से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानवों में कार्यग्राही का पता लगाते हैं। कौन पता लगाते हैं? स्वाद, गंध, स्पर्श या सुनने में किसमें पता लगता है मानवों में कार्यग्राही का? तो याद रखिए स्पर्श के माध्यम से इसका पता लगता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई टच करता है, पूरे शरीर में अगर कोई भी चीज़ आपको टच की जाती है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। और ये कैसे हो पाता है? तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र फैली हुई है, जो नर्वस सिस्टम है, वो इस संवेदना को उस अंग से कहाँ तक पहुँचाती है? हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती है। और एक सिस्टम होता है जिसको सोमैटो सेंसरी सिस्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सोमैटो सेंसरी सिस्टम। सेंसर, सेंसरी मतलब सेंस करना है। सेंस माने यानी कोई चीज़ अगर स्पर्श आपसे हो रहा है तो वो चीज़ों का आपको पता लग जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1969 के अंतर्गत। ठीक है। इसी समय आया था बैंकिंग कंपनी अध्यादेश। क्या आया था? बैंकिंग कंपनी अध्यादेश। और 1969 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उन्हीं की सरकार के नेतृत्व में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी नेशनलाइजेशन कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगला बार नेशनलाइजेशन का अगला कदम आता है 1980 में। और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो फिलहाल के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दूरी, समय, आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो कह रहा है त्वरण को, संवेग को, द्रव्यमान को या चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इसका पूरा मेथड समझाया है और बताया है। याद रखिए, दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अरे आप मैथ पढ़ते हो ना, क्या बोलते हो? आप पढ़े नहीं हो? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है। चाल को बोलते हैं स्पीड से, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस से। ठीक है। और टी होता है टाइम। तो टीएसडी पढ़ा है ना? ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है डैश, यानी किसका क्या करने पर वायु का प्रसार होता है। ध्यान से सोच के बताइएगा, वायु का प्रसार कैसे होता है। तो याद रखिए वायु का प्रसार, देखिए ज़्यादातर लोग जल्दीबाजी में यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। द्रव्य का प्रसार नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर वायु का प्रसार पूछ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर गर्म किया जाए, किसी भी चीज़ में अगर वायु गर्म करेंगे आप, ठीक है, तो वायु का वहाँ पे क्या होता है? प्रसार होता है। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो गतिशील आणविक सिद्धांत पर यह काम करता है, क्योंकि यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी पदार्थ में अणुओं की औसत गतिशील ऊर्जा पदार्थ के तापमान के सीधे अनुपातिक होती है। इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिशील ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और सभी दिशाओं में टकराने की वजह से दबाव में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ऊर्जा में विस्तार का कारण बनता है। तो वायु का फाइनली प्रसार होता है कब? गर्म करने पर। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे है, इनमें से कौन सा
कुल प्राप्तियों और कुल व्यय से बीच का अंतर है। ध्यान से सोच के बताइएगा, कुल प्राप्तियों तथा कुल व्यय से बीच का अंतर कौन सा है? तो इसी को तो दोस्तों बजट घाटा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बजट घाटा बोला जाता है, क्योंकि बजट घाटा में कुल प्राप्ति और कुल व्यय के मध्य का अंतर लिया जाता है। क्या समझ रहे हैं? बजटी घाटा बराबर क्या होता है, अगर इसको आपको दिखाना है तो फार्मूले के रूप में, तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। याद रखिए, व्यय में से प्राप्ति को घटाना पड़ता है। क्या? व्यय में से प्राप्ति को घटाना पड़ता है। बजटीय घाटा का फार्मूला होता है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, माइनस करते हैं इसमें से राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। दोस्तों मैंने आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो जो बताया है वहां पर ये बजटरी डेफिसिट के बारे में बताया हूं, तो आप देखिए उसको जा करके। ठीक है, ऐसे हवा हवाई में काम नहीं चलेगा, मेहनत से पढ़ाई करना पड़ता है। आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड में किसके माध्यम से या कौन सी सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है? ध्यान से सोच के बताइएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है दोस्तों इंडेंटेशन, बुलेट्स, संख्यांकन या फिर टैब। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हमें सेटिंग में आना है और क्या करना है, लेआउट बनाना है, तो लेआउट के लिए दोस्तों आपको टैब सेटिंग में ही आना पड़ता है। लेआउट के लिए कहाँ पर आना पड़ता है? हमें टैब सेटिंग में आना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम टेबुलर लेआउट बोलते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाइए, देखिए जो लोग MS वर्ड पे काम करते हैं वो तो कर ले जाएंगे, बाकी लोगों को समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टैब आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर मतलब अंबेडकर जी की बात कर रहा है, कह रहा है उनके अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। यानी अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति न्याय की गुहार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के माध्यम से। तो याद रखिएगा, इसी को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा। कह रहा भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? बड़े लोग गलती करते हैं यहाँ पे, जरा अभी बता के देखिए। कह रहा नागालैंड राज्य की आधिकारिक, आधिकारिक मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो अब यहाँ पर ज़्यादा तो नागा या नागा करते हैं, गलत है दोस्तों। याद रखें, नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है CSIR NL द्वारा रूपांकित तथा विकसित सारस PT-1N कितने सीटों वाला यात्री विमान है? कितने सीटों वाला यात्री विमान है? तो दोस्तों इसको सारस PT-1N ये जो है 14 सीटों वाला एक यात्री विमान है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा और जल्दी है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों आया था दोस्तों? तो कुछ ही समय पहले इसका परीक्षण किया गया था और उसमें यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसने अपनी उड़ान भी पूरी कर लिया। शुरुआत में इसकी क्षमता ज़्यादा थी, 19 सीटों की थी, लेकिन बाद में अपग्रेड करके इसको 14 सीटों तक ही सीमित कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 सीट। आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में तीलियां कितनी होती? तो 24 तीलियां होती हैं, जो कि 24 घंटे को इंडिकेट करती हैं। और ये लिया कहाँ से गया था? तो धमेक के पास एक स्तूप था सारनाथ में, वहां से लिया गया था। करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 40 ये बताया गया दोस्तों भाग 4 में, जहां पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक में। ठीक है, उसी में है अनुच्छेद 40 जो बताता है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो आप इसके लिए विजिट करिए पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, वहां डिटेल से वीडियो को देखिए। अगला है, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती। जी हाँ दोस्तों, समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति, उसकी गति क्या? जल्दी से सोच के बताइए, उसकी गति, उसकी गति क्या है? जाहिर सी बात, अगर वो असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति भी कैसी होगी? असमान होगी। यानी गति को समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और जब एक वस्तु बराबर समय अंतरालों में बराबर दूरी को तय करती है तो उसे समान गति कहा जाता है। जबकि एक वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब उसे हम क्या बोलते हैं? असमान गति वाला या एक समान गति वाला। ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? असमान। ठीक है, आगे, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन आदि की परिस्थिति उस स्थान का
क्या कहलाती है, क्या इंडिकेट करती है उस स्थान का, तो कह रहा है जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या मौसम। तो जाहिर सी बात दोस्तों ये सब बातें करके वो मौसम को इंडिकेट करता है। भाई वहाँ की वायु कितना है, तापमान कितना है, टेम्परेचर, आर्द्रता, वर्षा, वेग, ये सब क्या बताता है, ये सब तो मौसम को ही इंडिकेट करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों एक चीज अच्छा और, तो ये मौसम तो कहा जाता है, लेकिन मौसम थोड़े समय के दौरान वातावरण की स्थिति का वर्णन करता है, प्रतिदिन या सप्ताह तक का। जबकि अगर जलवायु की बात करें तो बहुत लंबे समय तक, सालों साल की बात करते हैं, तब वहाँ जलवायु की बात करते हैं। ठीक है, दोनों हालांकि एक ही जैसे हैं, जलवायु मौसम में दोनों होता है, लेकिन याद रखिए मौसम छोटे समय के लिए और जलवायु बड़े समय के लिए। ठीक है, लंबे समय के लिए, बड़े मतलब लंबे। आगे भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 दोस्तों इसके लिए प्रावधान करता है उन्मूलन के लिए। ठीक है, अस्पृश्यता इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए दोस्तों एक अधिनियम भी आया था 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसका जानकारी प्रदान करता है? ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग का नहीं होगा, ड्राइंग होगा, ड्राइंग टूल बार का, व्यू का, स्टेटस का और टैब स्टॉप का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा चीज वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी देता है? तो स्टेटस बार जो होता है दोस्तों ये वर्तमान प्रलेख को, यानी जो मेन दस्तावेज है उसको प्रदर्शित करता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज भी हो गया, तो इसको कमांड मेनू के नाम से जाना जाता है। परमाणु की खोज किसने किया है? चलिए इसको बता दीजिए, काफ़ी सामान्य क्वेश्चन है। तो जॉन डाल्टन, याद रखिएगा परमाणु की खोज किसने किया है? जॉन डाल्टन ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर लोग यहाँ हेनरी बेकरल करते हैं, गलत है, जॉन डाल्टन परमाणु की खोज। ठीक है, परमाणु सबसे छोटा न कटने वाला भाग होता है। सेब के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? तो पुष्पासन। सेब का जो खाने वाला हिस्सा होता है, गूदेदार हिस्सा, वो क्या होता है? वो पुष्पासन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो मैलिक एसिड, याद रखिएगा। आगे है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन। ये मिस यूनिवर्स की बात कर रहा है, मिस इंडिया नहीं बोल रहा है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ध्यान दीजिएगा वायसराय की बात कर रहा है, मतलब 1858 में आपको लेके जा रहा है। तो 1858 में कैनिंग जो थे वायसराय थे। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे और पहले वायसराय भी यही थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, इसको मैपल लीफ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैपल लीफ। देखिए आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजिंग किया हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाला हूँ जो आप सभी को आते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कौन सी सीमा रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींची गई है? तो उसको मैगी नाट बोला जाता है। मैकमोहन तो हमारे यहाँ है। ठीक है, मैकमोहन हमारे भारत और चीन के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। और रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में, या बांग्लादेश और भारत के बीच में। ठीक है, और डूरन जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तो यहाँ पे याद रखिएगा मैगी नाट जो है दोस्तों, ये आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींची गई रेखा है। ईरान देश की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस, उसका नाम क्या है? मजलिस नाम है, ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा। आगे विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। ठीक है, तो अब इस तरह से मैं दिवस से भी एक क्वेश्चन आपको डालूंगा ताकि आप जो है ये अच्छे से कर लो। और संसद से संबंधित और देशों के चिन्ह से संबंधित एक क्वेश्चन डेली इस तरह के रहेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो आप उसको जो है कर ले जाओ। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन देख पाएँ। साथ ही साथ किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखिएगा, मैं बार बार निवेदन करता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो लेक्चर के लिंक डाल रखे हैं, तो आप सभी को जो भी वीडियोज़ पढ़ने हो उस वीडियो पर उस यहाँ पर पॉइंट्स पे क्लिक करिए और तुरंत आपके सामने उस चैप्टर से संबंधित सभी वीडियोस आ जाएंगे और आप आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो कुल 20 प्लेलिस्ट यहाँ पर लगाए गए हैं, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं देख करके। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।